गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 2 मूलभूत ख्याल और उसकी संकल्पनाओं के विषय में आगे समझा चुके हैं। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है। इससे पहले अपने वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, उसके विषय में समझ चुके हैं। कीमत और मूल्य उसके विषय में समझ चुके हैं। अब आज हम टॉपिक लेंगे संपत्ति। इससे पहले मैं बता चुकी कि संपत्ति और कल्याण के विषय में समझाने वाली हूँ। तो इसके बाद सबसे पहले अपने क्या ले रहे हैं, संपत्ति का अर्थ और उसके लक्षण, ठीक है। तो आज हम संपत्ति का अर्थ और उसके लक्षण के विषय में समझाएंगे। और संपत्ति का अर्थ में प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल ने उसकी परिभाषा दी है। किसकी? संपत्ति की। संपत्ति का नाम लेते ही अपने ध्यान में क्या वस्तु आती है? संपत्ति आधार यानी हमारी संपत्ति, ठीक है। जो हमारे पास वस्तुएं हैं, कार है, मकान है, हीरे जवाहरात हैं, इन सबको हम किस में गिना जाता है? संपत्ति में गिना जाता है। उसी तरीके से आल्फ्रेड ने अर्थशास्त्र की भाषा में बताया गया कि संपत्ति किसे कहते हैं। तो संपत्ति के विषय में आल्फ्रेड ने अर्थशास्त्र की भाषा में बताया गया है कि जो वस्तु उपयोगी हो, यानी जिस वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं। जो वस्तु कमी वाली हो, अगर वस्तु कमी वाली होगी तो उसकी लेन देन होगी, उसकी बिक्री होगी, तो वो क्या होगा? संपत्ति होगी। जिस वस्तु का विनिमय योग हो, यानी उसको क्रय या विक्रय कर सकें, और जिस पर व्यक्तिगत मालकी हो, ठीक है, ऐसा संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। आल्फ्रेड ने क्या कहा है संपत्ति की परिभाषा में? जो वस्तु उपयोगी हो, कमी वाली हो, विनिमय योग्य हो और जिस पर व्यक्ति मालकी संभव हो, उसे हम संपत्ति कह सकते हैं, ठीक है। उपयोगी हो यानी जिसका व्यक्ति उपयोग करता हो, कमी वाली हो तो उसको हम क्रय विक्रय करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। विनिमय हो यानी उसका क्रय विक्रय हो, और जिस पर व्यक्ति मालकी यानी लोगों का मालकी हो, संभव हो, उसे हम क्या कहेंगे? संपत्ति कहते हैं। अब इसके बाद संपत्ति के लक्षण आएंगे। तो संपत्ति की परिभाषा के ऊपर से ही हम संपत्ति के लक्षण नक्की करते हैं, नहीं तो यहाँ संपत्ति के परिभाषा पर से ही उसके लक्षण बताए गए। तो सबसे पहला क्या है? संपत्ति में उपयोगिता का गुण होना चाहिए, नहीं तो संपत्ति उपयोगिता का गुण रखती है। किस तरीके से? तो मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने के का गुण, अर्थात उपयोगिता का गुण। मानवीय आवश्यकता, तो मानवीय की आवश्यकता तो ये भी है, हवा लेना, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, सूर्य प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो भी मानवीय आवश्यकता है और उसको भी संतुष्ट करना होता है। तो उसकी कमी नहीं है, उसको हम खरीदते बेचते नहीं है, वो उपयोगी है पर उसकी खरीद तो क्या होता है? मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण जो धराते हैं, ठीक है, उसको संपत्ति में गिना जाता है, ठीक है। और उसका हम लोग क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं, उनकी हमको कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उसको उपयोगिता का गुण धारण करती है, उसे हम संपत्ति कहते हैं। तो संपत्ति उपयोगिता का गुण धारण करती है। और उसमें संपत्ति में क्या आ गया? मकान, रहने के लिए मकान की ज़रूरत पड़ती है, वाहन की ज़रूरत पड़ती है, सोना चांदी की ज़रूरत पड़ती है, सोना चांदी की गेंद। तो इसमें हम लोग इसको किस में गिनते हैं? संपत्ति में गिनते हैं। उसके बाद दूसरा गुण क्या है? उसकी कमी होनी चाहिए। उसकी कमी होगी तभी तो हम उसको खरीदेंगे। अगर हमको ऐसी वस्तु मिलती हो जैसे हवा है, उसकी कीमत हम चुकाते नहीं क्योंकि वो बहुत भरपूर मात्रा में है, ठीक है, तो उसको हमें यानी ज़रूर है हमारे पर, उसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती नहीं है, तो उसको संपत्ति में गिना जाता नहीं है। तो कौन सी वस्तु को संपत्ति में गिनेंगे? जिसकी कमी हो, तो कमी का लक्षण उसमें होना चाहिए। तो कमी वाली वस्तुओं में ही विनिमय मूल्य होता है। अगर वस्तु की कमी होगी तो ही इंसान खरीदेगा, नहीं तो खरीदेगा नहीं। तो उसे हम संपत्ति में गिन सकते हैं, यानी कोई भी वस्तु हो जो कमी वाली हो, उसको हम लोग संपत्ति में गिनते हैं। सर्वसुलभ वस्तुओं की बड़ी मात्रा, यानी सर्वसुलभ वस्तु कैसे होती है? सभी को सरलता से मिल जाती हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, तो उसको संपत्ति में गिना जाता नहीं है। जैसे कमी वाली वस्तु है तो मकान हुआ, वाहन हुआ, सोना चांदी के गहने हुए। सर्वसुलभ वस्तुओं में भी आगे बढ़ चुके हो, हवा हुआ, सूर्य प्रकाश हुआ, ठीक है। तो संपत्ति की वस्तु में क्या लक्षण देखने को मिले? तो उस वस्तु की कमी होनी चाहिए, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण में क्या होनी चाहिए? विनिमय योग्य होनी चाहिए। विनिमय योग्य यानी उसको क्रय विक्रय कर सकते हैं,
खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जो वस्तु देकर बदले में अन्य वस्तु को प्राप्त किया जा सके उसे हम संपत्ति कहेंगे। ठीक है। अब संपत्ति व्यक्ति की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। ठीक है। यानी जो वस्तु को हम बेचकर पैसे ले सकते हैं या उसको बेचकर और कोई वस्तु खरीद सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संपत्ति में गिन सकते हैं। यानी उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हैं। अब क्या है, संपत्ति उसकी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। सपोज़ अपने पास ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन को अपना काम नहीं तो ज़मीन बेच दी, उसके बदले में हमने मकान खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, उसके बदले में हमको पैसे मिल गए। ठीक है, मकान हुआ, सोना चांदी हुआ। तो क्या है, ये सब वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। मकान है तो अभी हम लोग रह रहे हैं, फिर हमारी इच्छा नहीं उस मकान में रहने की तो उसको बेच दिया, दूसरे मकान में चले गए, दूसरी कोई वस्तु खरीद ली, तो क्या होती है, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए, विनिमय योग्य होनी चाहिए, ये संपत्ति का लक्षण है। चौथा लक्षण, भौतिक या बाह्य रूप धारण करते हैं। ठीक है, संपत्ति भौतिक या बाह्य रूप धारण करते हैं। तो उसमें कैसा है, भौतिक या बाह्य रूप धारण करती हो ऐसी वस्तु को हम लोग संपत्ति कहते हैं। जैसे व्यक्ति में रहा हुआ ज्ञान, भौतिक बाह्य रूप यानी दिखने वाला, जो दिखाई देता, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के विषय में हम समझा चुके हैं। ठीक है, भौतिक यानी दिखने वाली, ठीक है, मकान हुआ, ज्ञान हुआ, ये सब क्या दिखते हैं, बाह्य रूप दिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, मापा जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं भौतिक वस्तु। तो उसका भौतिक और बाह्य रूप धारण यानी दिखाई देना चाहिए। जैसे अभी अभौतिक रूप में क्या हुआ, जैसे व्यक्ति में रहा हुआ ज्ञान हुआ, समझ हुआ, कला हुई, इसको हम संपत्ति में गिनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका विनिमय होगा नहीं, यानी विनिमय नहीं हो सकता, तो उसको हम संपत्ति में गिनेंगे नहीं। तो वर्तमान समय में क्या नहीं हुआ है कि कोई भी विचार हो उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उसको संपत्ति में गिना जाता है। किस तरीके से, जैसे कोई भी लेखक है, वो अपने विचार किसी नोटबुक में लिखता है। ठीक है, अब वो अपने विचार नोटबुक में लिखता है तो उसकी क्या हुई, बुक तैयार हुई, तो उसने विचार अपने प्रस्तुत किए, स्पष्ट रूप से नोटबुक में प्रस्तुत किए, तो उसने क्या की, वो बुक बेची, तो वो बुक वो बेची तो वो किस में गिनी जाएगी, संपत्ति में गिनी जाएगी, क्योंकि उसने वो विचार बेचे, अपने बुक में लिख के विचार बेचे, तो उसको क्या प्राप्त हुई, संपत्ति प्राप्त हुई, तो उसको हम लोग संपत्ति में गिनेंगे। यानी किसी भी निश्चित विचार या विचार के समूह को संपत्ति कहा जा सकता है। ठीक है, तो संपत्ति में भौतिक और बाह्य रूप धारण करने के गुण दिखाई देने चाहिए। पांचवा है विचार करने की शक्ति। ठीक है, विचार करने की शक्ति में कैसा है, ठीक है, विचार करने की शक्ति गुण है, संपत्ति नहीं, यानी उसका हस्तांतरण नहीं होता है। यानी हम लोग कुछ भी सोचते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग अपना गुण है, उसको हम लोग बेचते नहीं है, एक दूसरे से बेचते नहीं है। पर विचार करने की शक्ति संपत्ति में कब गिनी जाती है, अगर कोई वैज्ञानिक है, ठीक है, वो अपनी विचार शक्ति करता है तो उसको संपत्ति नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो वो अपने विचार से जो खोज करता है, ठीक है, उस खोज को हम लोग संपत्ति गिन सकते हैं। किस तरीके से, जैसे डॉक्टर ग्राहम बेल हैं, उन्होंने विचारा कि टेलीफोन की ज़रूर है, ठीक है, तो उन्होंने जो विचारा उसको हम लोग संपत्ति नहीं कहेंगे, पर किसको संपत्ति कहेंगे, जब वो टेलीफोन की खोज हुई, जब वो बिकने लगे तो हम उसको संपत्ति कह सकते हैं। यानी विचार करने की शक्ति, उसको संपत्ति में गिना जा सकता है। उसके बाद है 5वां पॉइंट, टिकाऊपन का गुण। टिकाऊपन का गुण, टिकाऊपन से सुन के समझ में आ जाता है कि लंबे समय तक चलने वाली वस्तु हो, उसको हम लोग संपत्ति में गिन सकते हैं। तो लंबे समय तक चलने वाली वस्तु हो तो फिर कम समय, यानी नाशवान वस्तु है, लंबे समय तक चलने वाली वस्तु है, टिकाऊपन वाली वस्तु, इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। जो वस्तुएं या सेवाएं नाशवान हो उसे संपत्ति नहीं कहा जाएगा। कौन सी, जो वस्तुएं नाशवान हो, ठीक है, उसे हम लोग किसमें, संपत्ति में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन सोना हुआ, ज़मीन हुआ, मकान हुआ, ये सब क्या हो, संपत्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका अस्तित्व लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, तो इसको हम लोग संपत्ति में गिन सकते हैं। इसके अलावा श्रमिकों का श्रम हो, किसान के द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं, उसको संपत्ति में गिना जाएगा नहीं। उसको संपत्ति में क्यों नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो तुरंत ख़त्म हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में कैसा नक्की हुआ है कि जो नाशवान वस्तुएं हैं वो अगर लंबे समय तक संग्रहित की जा सकती हैं, ठीक है, पता है अभी नया युग है, नई फैसिलिटी चली है, ठीक है, वस्तुएं संग्रहित करके कोल्ड स्टोरेज जगह है,
जिसमें अपने वस्तु रख देते तो वो बिगड़ती नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, जो नाशवान वस्तु है उसको हम लोग संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग संग्रहित करके रख लेंगे तो उसका संग्रह हुआ, तो उसे हम संपत्ति कह सकते हैं। यानी लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं का लक्षण संपत्ति में देखने को मिलता है। या नाशवान वस्तु है उनको लंबे समय तक संग्रहित कर सकते तो उसको हम लोग संपत्ति कह सकते हैं। यानी संपत्ति के लक्षण में एक गुण क्या हुआ, टिकाऊपन का गुण होना चाहिए। संपत्ति के लक्षण में पहला लक्षण क्या है, संपत्ति में उपयोगिता का गुण होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति की कमी होनी चाहिए, यानी उसकी कमी होनी चाहिए। तीसरा, विनिमय योग्य होनी चाहिए। चौथा, भौतिक या बाह्य रूप धारण करनी होनी चाहिए, यानी धारण करते हैं। पांचवा है विचार करने की शक्ति होनी चाहिए, यानी विचार करने की शक्ति। छठा है टिकाऊपन का गुण होना चाहिए। ये संपत्ति के लक्षण हैं। इसके बाद हम लोग संपत्ति के प्रकार के विषय में समझाएंगे। संपत्ति के प्रकार में जैसे लक्षण है उसे पर नीचे अनुसार संपत्ति के प्रकार हैं, जिसमें पहला व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। अब जिस संपत्ति का उपयोग और मालिकी व्यक्तिगत हो उसे व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत यानी आप जानते हो निजी संपत्ति। ठीक है, तो उसका उपयोग और मालिकी किसकी हो, व्यक्तिगत व्यक्ति की हो। ठीक है, यानी उसको व्यक्तिगत संपत्ति, यानी एक ही व्यक्ति उस पर, जैसे मकान है तो मकान पे मेरा ही हक है और कोई उसका उपयोग कर सकता नहीं है, तो व्यक्तिगत हो उसे हम व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं। अब किस पे आए, सामाजिक संपत्ति। तो जिस संपत्ति की मालिकी और उपयोग समाज और समूह के द्वारा किया जा सकता है उसे सामाजिक संपत्ति कहते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति में क्या आ जाएगा, मकान आ जाएगा, सोना चांदी कार, ये सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिगत संपत्ति में आ जाएंगे। सामाजिक में क्या आएंगे, हॉस्पिटल हुआ, सार्वजनिक स्कूलें हुए, बगीचा हुआ, ये सब किस में आ जाएगा, सामाजिक संपत्ति में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका उपयोग समाज के द्वारा और समूह के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग सामाजिक संपत्ति कहते हैं। इस तरीके से व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति है, यानी संपत्ति के प्रकार में व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। दूसरा प्रकार, संपत्ति के प्रकार में दूसरा प्रकार है राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। अब राष्ट्रीय संपत्ति, तो राष्ट्रीय संपत्ति में क्या है, देश की मालिकी वाली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति कहेंगे। जैसे अपना देश है तो अपनी देश के हद के अंदर जितनी भी वस्तुएं आती हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं, यानी उसको हम लोग राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। देश के अंदर जैसे नदी हुए, पर्वत हुए, रास्ते हुए, ऐतिहासिक इमारत हुई, वो सब क्या हुई, हमारे देश की संपत्ति हुई। उदाहरण के तौर पे ताजमहल, ताजमहल अपने भारत देश के अंदर है तो क्या हुआ, अपने भारत देश की संपत्ति हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, तो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति में जिस संपत्ति की मालिकी कोई एक राष्ट्र की ना हो लेकिन समग्र विश्व की हो उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहेंगे। यानी कोई एक देश उस पर शासन यानी उसका हक ना हो बल्कि समग्र लेकिन पूरा विश्व उस पर शासन करता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहेंगे। अब अपने अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति को कैसे पहचानेंगे, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कही जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा उदाहरण समुद्र। समुद्र में सब आते जाते हैं, लेकिन किसी भी देश की सीमा को छोड़ने के बाद, ठीक है, यानी जो देश है उसके पास समुद्री सीमा है, वो उस देश की उसकी सीमा को छोड़ने के बाद जो समुद्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति में माना जाता है, यानी समुद्र की संपत्ति अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। इस प्रकार से मैंने आपको संपत्ति के प्रकार में कौन से हैं, व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति, और दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति के विषय में समझाया है। इसके आगे जैसे मैंने आगे बताया था कि संपत्ति और कल्याण के विषय में समझाना है, तो ये संपत्ति के विषय में समझाया, इसके बाद कल्याण के विषय में समझाएंगे और संपत्ति और कल्याण के संबंध के विषय में समझाएंगे। ठीक है, अस्तु।